जय श्री राम, जय मां भारती। केसरी न्यूज मीडिया से मैं लिनेंद्र झा और मेरे सहयोगी गिरीश जी भोसले। गिरीश जी को फोन करके उन्हें मिलने घर गया और बातचीत करते समय कुछ विषय पर बातें हुई। गिरीश जी बता रहे थे कि आज रविवार कुछ विशेष काम न होने के कारण कुछ चिंतन करते समय एक विषय मन में बार बार आ रहा था। तो इस विषय पर कुछ लिखूं, जैसे कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करूं, ऐसा विचार मन में आया। तो कुछ पढ़ रहा था और कुछ नोट्स निकाल रहा था जिसे आप इस माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर सकते हो। ऐसा उन्होंने कहा। तो एक मुलाकात ही हम करेंगे, ऐसा विचार मन में आया और कल्पना को ज्यादा न सोचते हुए हमने ये ऑडियो मुलाकात मोबाइल पर रिकॉर्ड की, जिसे आवाज स्पष्ट न होने के कारण ये ऑडियो कुछ बदल करके यूज कर रहे हैं। विषय ये है कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की सरकार ने ऐसे क्या विकास कार्य किए हैं जिस कार्य को वो जनता के पास जाकर वोट मांगे, या ऐसे कहे कि ऐसा महायुति सरकार ने क्या कार्य किया है कि जनता ने उन्हें वोट देने चाहिए, या मैं मतदार हूं तो इन्हें वोट दूं। तो ये विषय पर कुछ क्या बहुत सारी लंबी लिस्ट तैयार होगी और वो सोशल मीडिया से पोस्ट करे तो ये एक श्रृंखला होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये एक वीडियो ऑडियो जो कुछ है और आप बनाएंगे वो हम केसरी न्यूज मीडिया के माध्यम से आपके साथ शेयर करें। ऐसा कहकर वो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र ये विकसनशील या विकसित ऐसा औद्योगिक राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 36 जिले हैं और कुल मिलाकर 358 तहसील है और ग्राम पंचायत की संख्या देखें तो 29,000 इतनी होगी। यानी कि महानगर पालिका छोड़कर नगर पालिका छोड़कर ये संख्या है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र राज्य ये भले औद्योगिक राज्य है ऐसे कहते हैं, लेकिन ये क्षेत्र प्रधान या क्षेत्र पर आधारित हिंदी में क्या कहते हैं उन्हें याद नहीं आ रहा है। हम क्षेत्र प्रधान ही कहेंगे। तो ये क्षेत्र प्रधान महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने ऐसे क्या विकास कार्य किए, इसका हम विचार करेंगे। ये जो मुंबई या बड़े शहरों में महाराष्ट्र के गांव खेड़े से लोग जो आ रहे हैं वो खुशी खुशी से नहीं आ रहे हैं। वैसे देखें तो देश भर से इनकमिंग शुरू है, वो विषय अलग है। हम अब महाराष्ट्र की ही बात करेंगे। तो ये जो आ रहे हैं वो अपने ही राज्य में स्थलांतरित हुए हैं या हो रहे हैं। महाराष्ट्र से बाहर कोई नहीं स्थलांतर कर रहा है। ये पहले नोट करो। महाराष्ट्र में अन्य राज्यों से आते हैं। महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र में ही अन्य जिला से मुंबई हो या अन्य मेट्रो सिटी है उन शहरों में स्थलांतर करते दिखते हैं। इसका ये मतलब है कि महाराष्ट्र ये विकसित महाराष्ट्र है। हाँ, विकसित महाराष्ट्र या प्रगत महाराष्ट्र बोलेंगे नहीं, विकसित महाराष्ट्र ये शब्द ठीक है। इस महायुति सरकार पर विरोध टीका करती है कि ये सरकार बिल्डर लॉबी की है या अदानी अंबानी जैसे व्यापारी जो परप्रांतीय है उनकी भलाई करने वाली ये सरकार है। ये सब पॉलिटिकल बातें होती है। असल में कोई भी सरकार किसी भी पक्ष की सरकार होती या रहती है तो ये पॉलिटिकल आरोप होते ही रहते हैं। ये अब सर्वसामान्य मतदारों को समझ आ रही है। मतदार ये शब्द इसलिए कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो मैं नागरिक या जनता शब्द का इस्तेमाल करता। मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है क्योंकि मैं मराठी में सोचता हूँ और मन ही मन ट्रांसलेट कर बोल रहा हूँ, तो थोड़ा रुक रुक कर बोल रहा हूँ। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो ये टीका आरोप होते रहते हैं। महायुति में मुख्य पक्ष भाजपा है और भाजपा का सरकार के नाते देवेंद्र जी फडणवीस ये प्रमुख है। तो मैं महायुति ना कहते भाजपा या फडणवीस ऐसे अगर कहूँ तो गलत मत समझना। तो इस बात पर मुलाकात ले रहे केसरी न्यूज मीडिया के लिनेंद्र जी बोले कि गिरीश जी आप बिना संकोच करे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो। ऐसे कहने पर गिरीश जी बोले कि ये मुलाकात लग रहा है कि उस मैनेज मैराथन मुलाकात के तरह तो नहीं ना, और हंसने लगे। वो बोले कि फडणवीस जी ने यानी भाजपा ने महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में अच्छा विकास कार्य किया इस 2 साल में, और वैसे पहले की टर्म में भी और बाद में सेकंड टर्म में कुछ पॉलिटिकली साफ था गोंधळ जो भी कुछ हुआ और राजनीतिक भूकंप हुआ, फिर ये महायुति की सरकार आ गई और जो कार्यकाल मिला उसमें भी कुछ माह ये सरकार कसरत कर रही थी या करने पड़ी। फिर भी इस कसरत में फडणवीस जी के नेतृत्व में इस सरकार ने, माफ करो, शिंदे जी के नेतृत्व में फिर ये महायुति, शिंदे जी, अजित दादा, फडणवीस, ये प्रॉब्लम होता है कि शीर्ष नेतृत्व कौन कर रहा है, या हम कहें कि इस थ्री व्हीलर सरकार का स्टीयरिंग किसके हाथ है। वो सब पॉलिटिकल बातें हैं, वो छोड़ो। तो हम कहाँ थे? हाँ, इस सरकार ने ग्रामीण भाग में बहुत बड़ी संख्या में या लक्षणीय कामगिरी की, जैसे कि
खेती के विषय पर क्रांतिकारी निर्णय लिए और केंद्र सरकार की यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह महायुति ने भी। महाराष्ट्र के महायुति सरकार ने ग्रामीण भाग का किसानों का वहां की ग्रामीण विकास का चेहरा बदल डाला। जैसे कि सिंचन प्रकल्प हो, कृषि बाजार हो, उनकी समिति हो या कृषि बीमा या अतिवृष्टि दुष्काल यानी हिंदी में क्या कहते हैं सूखा, हाँ सूखा हो, ऐसे सभी विषय पर महायुति सरकार ने अच्छा काम किया। महायुति सरकार ने केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है और यह फडणवीस जी की सरकार यानी महायुति की सरकार, जिसे डबल इंजन सरकार कहे, इस डबल इंजन की मदद से नमो शेतकरी महासम्मान योजना का लाभ ग्रामीण भाग में यानी कि किसानों को हुआ। ये बड़ा निर्णय इस डबल इंजन ने लिया और इस निर्णय से किसानों को एक बड़ा दिलासा, हिंदी में क्या कहते हैं, जो कुछ होगा दिलासा मिला। इस योजना से गरीब किसानों को सालाना 6,000 रुपये वो भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा हुए और हो रहे हैं। कोई झोलझाल नहीं, ऊपर से 1 रुपया निकला और लाभार्थी तक आते आते 10 पैसे हुए। ऐसी कोई योजना या परेशानी नहीं, जो केंद्र से आया और डायरेक्ट अकाउंट में जितना है उतना ही, वो भी किसी की सहायता या मदद के बिना। ये तो दूध था, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने शक्कर मिला दी, यानी कि मोदी सरकार के 6,000 और राज्य सरकार के 6,000, ऐसे 12,000 हर 2 महीने बाद किसानों के बैंक खाता में जमा हो रहे हैं। और अतिवृष्टि जिसे ओला दुष्काल कहते हैं, उस बारे में भी महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किए और शासन आदेश पारित किए। ये इस तरह से डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में किसान के लिए कार्य कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने डबल इंजन की शक्ति से किसानों को मात्र 1 रुपया में किसान बीमा योजना शुरू की और इस योजना से मराठवाड़ा विदर्भ में किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र सरकार ने जो किसान कर्जा निकालते हैं और जो किसान समय पर अपना बैंक लोन के हफ्ता भरते हैं, ऐसे किसानों को प्रोत्साहन मिले। उनके ईमानदारी को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 50,000 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया। हाँ बिल्कुल दिया। ये मदद जो मृत किसान है, उनके जो नॉमिनी है, उन्हें भी इसका लाभ मिला। जो किसान अपनी खेती उपजाऊ हो और उसे उपजाऊ करने के लिए भू विकास बैंक से जिन्होंने लोन लिया, ऐसे किसानों का यानी कि संख्या में बताए तो 34,000 किसानों को लाभ मिला है। महायुति सरकार ने विदर्भ के जो धान उत्पादक किसान हैं, उन्हें अनुदान के रूप में 20,000 रुपये और सोयाबीन हो या कपास उत्पादक किसान को 4,000 करोड़ पैकेज दिया। इतना ही नहीं तो विदर्भ के संतरा उत्पादक किसानों को 20 करोड़ रुपये का अनुदान की घोषणा महायुति सरकार ने की। लिनेंद्र, ओ जरा पानी, हाँ वही लेना। आप चाय लेंगे क्या? हाँ लेकिन यहाँ बीच में चाय? अरे रुको भाई, चाय इधर ही मंगाते हैं। मेरी हिंदी ठीक नहीं है, ये हम मराठी में करते तो अच्छा होता। ठीक है, अब हिंदी में ही शुरू किया है तो हिंदी ही सही है। वैसे मैं ठीक ठाक हिंदी बोल रहा हूँ ना? आप हिंदी भाषी को, हम मराठी, तो हम बोलते समय पहले मराठी में मन में सोचते हैं और फिर हिंदी में बोलते हैं, तो सलग लगातार फ्लो नहीं हो रहा है। चाय के लिए कॉल करते हैं और फिर से आगे गिरीश जी बोले कि हाँ हम कहाँ थे? विदर्भ किसानों को अनुदान दिया। हाँ, तो इस महायुति सरकार ने बहुत सारे निर्णय जो महाराष्ट्र के सभी जिला के किसानों को नजर के सामने रखकर निर्णय लिए, उसे हम महत्वाकांक्षी निर्णय कहे। ओ जरा पेड़ लो। हाँ वही। क्या निर्णय लिए? उसकी एक लिस्ट उस दिन निकाली थी, ओ अब काम में आ रही है। हंसते हुए उन्होंने ओ लिस्ट ली, कुछ पढ़ा और कहा कि लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट की तरह ये निर्णय महायुति सरकार ने लिए जो किसानों के लिए फायदेमंद थे। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र जो नागपुर के किसानों के लिए है, बुल्ढाना में शासकीय कृषि महाविद्यालय, वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परथाई वैजनाथ में, बीड में एक शासकीय कृषि विद्यापीठ, कृषि व्यवसाय हो या मैनेजमेंट कॉलेज, सोयाबीन संशोधन के लिए परथाई वैजनाथ में संशोधन या प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा और प्रत्यक्ष काम शुरू किया। किसान अपना उत्पादन जब मार्केट में ले जाता है तो वो अपना गांव जिला छोड़कर दूर मार्केट में माल ले जाता है। वहां इन किसानों को रहने के लिए, विश्राम करने के लिए संत तुकडोजी महाराज जी के नाम से किसान विश्राम गृह बनाए, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ दिख रहा है। ये जो योजना या खर्च जो है वो कई करोड़ का है। जो प्रॉपर कितना है वो फिगर मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन अंदाज से बोल दूं तो ये अमाउंट 700 या 800 करोड़ तक जरूर जाएगी, शायद उससे अधिक। हंसते हुए, ये अमाउंट सिर्फ किसानों के लिए खर्च की है। जितना अब तक मैंने बताया है उसकी बात कर रहा हूँ। आगे और बहुत कुछ है, बताता हूँ। ओ चाय लो। चाय के प्याले आगे लेते हुए बोले कि मुझे चाय ऐसे प्याले में ही पीने की आदत है, नहीं तो चाय पी नहीं ऐसा लगता है। और हंसते हुए चाय की चुस्की लेते, कुछ पेपर पते हैं, कुछ नोट्स पते हैं।
चाय के खाली प्याले बाजू में रखते हुए, हाँ तो हम कहाँ थे। किसानों के हित में किए। वैसे ही कोकण क्षेत्र में काजू का उत्पादन बड़ी संख्या में होता है। इस काजू उत्पादन के लिए कुछ 1,500 करोड़ की राशि दी एल जो दूध उत्पादक है, जिनका जीवन ही दूध या दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है, इनके लिए राज्य सरकार ने आधुनिक संकरित गाय और भैंस खरीदी बिक्री के लिए निर्णय लिए। इस बारे में नितिन जी गडकरी के भाषण में आपने सुना होगा। नितिन जी एकदम उत्साही और कल्पक है ऐसे विषय में, और राज्य सरकार ने कृषि सेवक जो किसान के लिए देवदूत सामान होता है, उनके लिए राज्य सरकार ने उनका मानधन 6,000 से 16,000 किया। ये कृषि सेवकों के लिए जैसे लॉटरी ही थी। महाराष्ट्र में किसान खेती कब करेगा जब पानी का नियोजन होगा, तो इसलिए राज्य सरकार ने 121 सिंचन प्रकल्प नए शुरू किए। इसके लिए कुछ कम से कम 100 करोड़ तक निधि उपलब्ध किया है। और इस निर्णय से राज्य में 20 लाख हेक्टेयर जमीन जो उस जमीन पर घास नहीं आती थी, ऐसी जमीन पर किसान गन्ना, फल बाग, सब्जी उगाने लगे। इसका लाभ पूरे महाराष्ट्र के किसानों को हुआ, जैसे कि विशेष कोकण हो, पश्चिम महाराष्ट्र का सांगली, सतारा, पुणे, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, नासिक, विदर्भ, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में अधिकतर किसानों को लाभ हुआ। हमारे गांव में ही ज्ञान बंधारे हुए। करहा नदी को मिलने वाला जो जल स्रोत है उस पर बंधारे बने। जो पुरंदर तालुका का मेरा गांव है, हमेशा सूखा होता था, अब साल के 10 महीने पानी होने के कारण कुछ ना कुछ खेती उत्पादन होते ही रहता है। इस विषय पर प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन गांव जाने का मन होता है, समय ही नहीं मिल रहा है। करहा नदी का उदाहरण छोटा है, लेकिन कृष्णा भीमा नदी स्थिरीकरण योजना भी महत्वाकांक्षी योजना बनी जो गए 3 साल पहले सांगली, कोल्हापुर में बाढ़ आई थी ना। वैसे अब बाढ़ नहीं आएगी और किसानों का नुकसान नहीं होगा इस योजना से। इस साल मतलब अभी गए महीने में कितनी जोरदार बारिश हुई, लेकिन कहीं से भी अपघात की खबर नहीं आई। ये होता है नियोजन। आम किसानों के लिए जो इस राज्य सरकार ने निर्णय लिए वो महत्वपूर्ण थे। इसी तरह वैनगंगा नदगंगा योजना है जो 80,000 करोड़ की योजना मंजूर की। नदी जोड़ प्रकल्प ये जागतिक स्तर की योजना है। हम संघ शाखा में बाल थे तब गीत बोलते थे ना। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तो मैं ये गीत एक परिकल्पना है समझता था, और मेरे शाखा के शिक्षक उस गीत का अर्थ जब बताते थे तो लगता था कि अरे हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हम कर सकते हैं, हमें करना है, और ये होते हुए दिख रहा है। ऐसे बोलकर गिरीश जी गीत बोलने लगे और उस गीत में खो गए। तो इस तरह ये ऑडियो मैराथन मुलाकात को यही हम स्वल्प विराम दे रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले भाग में जो इसी मैराथन मुलाकात का पार्ट 2 होगा। मैं लिनेंद्र झा और मेरे सहयोगी मित्र गिरीश जी भोसले देखते रहो केसरी न्यूज मीडिया।